मेरे पास एक शिष्य सिम्युलेटर है। अध्याय 6, एक शिष्य के जीवन का अनुकरण। 18 वर्ष की आयु में शू पर्वत संप्रदाय के युवा शिष्यों के बीच, जो साधना अनुभव की अपनी यात्रा पर निकले थे, लिन किंगजी गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गए। 19 वर्ष की आयु में शू माउंटेन टीम, जिसमें लिन किंगजी शामिल थे, ने अपना प्रशिक्षण मिशन पूरा कर लिया और माउंट शू पर वापस जाते समय उन पर दानव संप्रदायों के शिष्यों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। शू माउंटेन के ज्यादातर शिष्य मारे गए और लिन किंगजी ने अपनी असली ताकत दिखाई। एक भयंकर लड़ाई के बाद वह 2 शू माउंटेन शिष्यों को बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद दानव संप्रदाय का एक बुजुर्ग आया, खून की गंध से उनका पीछा करता हुआ। लिन किंगजी का कोई मुकाबला नहीं था और वह दानव संप्रदाय के बुजुर्ग के हाथों मारा गया। लिन किंगजी मृतक। सिमुलेशन समाप्त होता है। लू चंगशेंग ने देखा कि उनके मुख्य शिष्य, जो केवल 19 वर्ष का था, को एक दानव संप्रदाय के बुजुर्ग ने मार डाला था। साधना का मार्ग सचमुच खतरनाक था। यद्यपि लिन किंगजी के पास मासूम का हृदय, एक जन्मजात आत्माशिरा और असीमित क्षमता थी, लेकिन उसका कोई भाग्य अनुकूल नहीं था, क्योंकि उसे अपनी पहली यात्रा पर एक दानव संप्रदाय के बुजुर्ग का सामना करना पड़ा। 4 महान दानव संप्रदायों के बुजुर्ग कम से कम नवजात आत्मा क्षेत्र में अभ्यासी थे, दाव महल क्षेत्र के पुराने राक्षसों का तो कहना ही क्या। 19 वर्षीय लिन किंगजी केवल गोल्डन कोर दायरे में था और वह निश्चित रूप से एक दानव संप्रदाय के बुजुर्ग के लिए कोई मुकाबला नहीं था। रुको, दानव संप्रदायों को शू पर्वत के शिष्यों द्वारा उनके साधना अनुभव के दौरान अपनाए गए मार्ग का पता कैसे चला? और क्या दानव संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने भी कोई कदम उठाया था? 4 महान दानव संप्रदायों में से किसने शू पर्वत के शिष्यों पर घात लगाकर हमला किया था, या क्या उन चारों का इसमें हाथ था? लू चांगशेंग को पता था कि माउंट शू हमेशा 4 महान दानव संप्रदायों के खिलाफ चौकस रहता था। माउंट शू शिष्यों की प्रत्येक पीढ़ी के लिए पहला अनुभवात्मक कार्य गुप्त रखा गया था। शिष्य नश्वर या मुक्त साधक के रूप में अपना भेष बदल लेते थे तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कई दलों में विभाजित हो जाते थे। प्रत्येक टीम में कम से कम एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य होता था, जिसे गोल्डन कोर क्षेत्र में महान उपलब्धि प्राप्त थी, या यहां तक कि नवजात आत्मा क्षेत्र में एक बुजुर्ग भी टीम का नेतृत्व करता था, जिसका प्रशिक्षण 1 वर्ष तक चलता था। हालांकि सिम्युलेटर के परिणामों के अनुसार लिन किंगजी की टीम पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। निर्दोष हृदय वाला शिष्य दुर्लभ है, हम उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। इस परिणाम को तोड़ने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले, लिन किंगजी की साधना को 4 वर्षों के भीतर नवजात आत्मा क्षेत्र तक बढ़ाओ, जिसके बाद उसे किसी दानव संप्रदाय के बुजुर्ग से डर नहीं लगेगा। दूसरी बात, मैं गुप्त रूप से शिष्य की रक्षा कर सकता था। जैसे ही कोई दानव संप्रदाय का बुजुर्ग प्रकट होता, मैं तुरंत उसे मारने के लिए हमला कर देता। तीसरा, इस मुद्दे के बारे में संप्रदाय के नेता या मेरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को सूचित करें, या तो प्रशिक्षण मिशन को रद्द कर दें या गुप्त रूप से उनकी सुरक्षा के लिए एक बुजुर्ग को भेज दें। कुछ देर सोचने के बाद लू चांगशेंग को कम से कम 3 समाधान सूझे। पहला समाधान कुछ कठिन था। यह उम्मीद करना कुछ हद तक काल्पनिक था कि एक कम आधार वाला शिष्य 4 वर्षों के भीतर नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंच जाएगा और एक दानव संप्रदाय के बुजुर्ग की लड़ाकू क्षमताओं से मेल खाएगा। तीसरा समाधान संप्रदाय के नेता और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के संदेह को जगा सकता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए स्वयं कार्रवाई करना सबसे सरल होगा और वह इसके पीछे के रहस्यों को भी उजागर कर सकेगा। लू चांगशेंग के लिए दाओ पैलेस क्षेत्र में कदम रखने और ताइक्विंग वूजी तकनीक में आगे बढ़ने के लिए 4 साल का समय पर्याप्त था। जब तक उसका सामना 4 महान दानव संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं या कुछ पुराने राक्षसों से नहीं हुआ, लू चांगशेंग वास्तव में एक सामान्य दानव संप्रदाय के बुजुर्ग से नहीं डरता था। यह सोचकर लू चांगशेंग ने राहत की सांस ली और आभारी हुआ कि शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर शिष्य के जीवन का अनुकरण कर सकता है और उन्हें दुर्भाग्य से बचने में मदद कर सकता है। गुरुजी, मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया है और अब मेरी साधना आधार स्थापना क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई है। लिन किंगजी की ईमानदार आवाज गुफा के बाहर से सुनाई दी। जैसा कि एक सहज आत्माशिरा वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की गति अत्यंत तीव्र थी, जो शक्ति संचार दीक्षा की विधि के लिए बहुत उपयुक्त थी। यदि यह नश्वर होता, तो यह तो कहना ही क्या कि शक्ति संचारण दीक्षा के दौरान वे विस्फोटित होकर मर जाते। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की गति भी जन्मजात आत्माशिरा वाले व्यक्ति से बहुत पीछे होती। मासूम का हृदय जन्मजात आत्माशिरा के साथ मिलकर यह दर्शाता था कि इस शिष्य की क्षमता सचमुच अद्भुत थी। अंदर आएं। हाँ, आपका टैक्सवान कौशल का अभ्यास कैसा चल रहा है? मैं अयोग्य हूं, गुरुजी, मैंने टैक्सवान कौशल को केवल दूसरे स्तर तक ही विकसित किया है। यह अच्छी बात है कि आप 3 दिनों में दूसरे स्तर पर पहुंच गए। क्या? आप दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं? लू चांगशेंग आश्चर्यचकित रह गया। उनका शिष्य कुछ हद तक सरल स्वभाव का दिखता था, लेकिन वह वास्तव में एक साधना प्रतिभावान व्यक्ति था। बहुत अच्छा, अब आपके स्वामी आपको अधिक शक्ति सौंपेंगे।
लू चांगशेंग इस शिष्य से बहुत संतुष्ट थे, लाभ प्राप्त करने के लिए यह एक अच्छा विकल्प था। इस बार लिन किंगजी ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप लू चांगशेंग की शक्ति प्रवेश दीक्षा की प्रतीक्षा की। उनके गुरु ने उनसे कोई रहस्य नहीं छिपाया, यहां तक कि उन्होंने उनकी साधना को अपने शिष्य को सौंप दिया। ऐसा गुरु और कहां मिल सकता है। लिन किंगजी के साधना स्तर में सुधार होने के बाद उसका दांतियान अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को समायोजित कर सकता था, इसलिए लू चांगशेंग ने उसमें और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी। ओह! लिन किंगजी को अभी भी असुविधा महसूस हो रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि उसकी राशि रेखाएं विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा से जन्मजात आत्मा शिरा लगभग फट गई थी। हम्म। लू चांगशेंग ने देखा कि लिन किंगजी अपनी सीमा तक पहुंच गया था, इसलिए उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा वापस ले लिया, जिससे लिन किंगजी पर दबाव कम हो गया। पिछली बार के अनुभव के साथ बाद की शक्ति संचार दीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। डिंग, आपने अपने शिष्य लिन किंगजी को 100 दिनों की साधना हस्तांतरित की है। लिन किंगजी ने वास्तव में 20 दिनों की साधना प्राप्त की है। लिन किंगजी का वर्तमान क्षेत्र फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का 6ठा स्तर है। सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद उसे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 7वें स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है। डिंग, आपको अपने शिष्य को सिखाने के लिए 200 गुना प्रतिफल मिला है, 4000 दिन की साधना। डिंग, आज आप जितनी शक्ति संचार कर सकते हैं उसकी संख्या 1 है। ओह! लू चांगशेंग रुक गया, उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उसका डेंटियन आध्यात्मिक ऊर्जा के राजसी उफान से भर गया था, जो अचानक 10 साल की साधना प्राप्त करने के बराबर था। लू चांगशेंग का दांतियान उमड़ रहा था, वह दाओ पैलेस खोलने और दाओ पैलेस क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार था। शिष्य शक्ति संचारित दीक्षा के लिए गुरु को धन्यवाद देता है। लिन किंगजी के मन में अभी भी कृतज्ञता थी। उसके विचार में लू चांगशेंग हर बार उसे सुधारने में मदद करने के लिए अपनी साधना का त्याग कर रहा था। जब तुम वापस लौटोगे तो आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के अलावा तुम्हें टैक्सवान कौशल का अभ्यास भी जारी रखना होगा। एक बार टैक्सवान कौशल पूर्ण हो जाने पर तुम्हारा गुरु तुम्हें और भी गहन साधना तकनीक सिखाएगा। ताइकिंग वूजी तकनीक एक स्वर्ग रैंक साधना तकनीक है और लिन किंगजी के वर्तमान क्षेत्र के साथ वह इसे समझ नहीं सकता है। लिन किंगजी को इसे सिखाने से भी कोई शिक्षण पुरस्कार नहीं मिलेगा। शिष्य इसे ध्यान में रखेंगे। यहां एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है जिसे ग्रीन एबिस स्वॉर्ड कहा जाता है। आपके गुरु ने इसे आपको सुरक्षा के लिए प्रदान किया है और यह आपकी पहली उड़ने वाली तलवार होगी। आपके दायरे में उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति को सक्रिय करना पहले से ही सीमा पर है। लू चांगशेंग के एक विचार से एक कीमती तलवार, जो एक प्राचीन दिखने वाली हरी लकड़ी की म्यान में लिपटी हुई थी, गुफा के भीतर से बाहर निकली। गुरु, आपका धन्यवाद। लिन किंगजी इस बात से सुन्न हो गया था। उनके गुरु ने उनसे कभी कुछ नहीं छिपाया, न केवल उन्हें शक्ति संचार दीक्षाएं प्रदान की, बल्कि उन्हें निरंतर विभिन्न खजाने भी दिए। यदि वह अपने स्वामी की दयालुता को अस्वीकार कर दे तो उसे स्वामी से डांट भी खानी पड़ेगी। क्या यह सब एक सपना हो सकता है? 4 वर्षों में आपको जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आपको इससे पार पाने के लिए लगन से प्रशिक्षण लेना होगा। लू चांगशेंग ने लिन किंगजी के जीवन का अनुकरण करते हुए लिन किंगजी के आगामी संकट को पहले ही भांप लिया था और उसे चेतावनी दे दी थी। हाँ। लिन किंगजी की आंखें लू चांगशेंग को देखते ही प्रशंसा से भर गईं। उनके गुरु भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते थे और उनकी शक्ति प्रदायक दीक्षाएं खाने पीने जैसी सरल थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि लू चांगशेंग पहले से ही एक संत थे? अब आप जाकर खेती कर सकते हैं। शिष्य विदा लेता है। डिंग, आपने अपने शिष्य लिन किंगजी को उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति ग्रीन एबिस तलवार प्रदान की है और 1000 गुना बदले में पुरस्कार प्राप्त किया है। एक निम्न श्रेणी का सहज आध्यात्मिक खजाना 9 हेवेंस इंपीरियल थंडर तलवार। डिंग, आज आप जितने पुरस्कार दे सकते हैं 1. अध्याय 7 जन्मजात आत्मा खजाना। लू चांगशेंग के गुफानिवास के भीतर एक कीमती तलवार प्रकट हुई, जिसमें से एक तीखी ठंडी रोशनी निकल रही थी, जो भयंकर गड़गड़ाहट से घिरी हुई थी और एक भयानक दबाव उत्पन्न कर रही थी, जिससे किंगयुन शिखर कांप उठा। किंगयुन चोटी के नीचे काम करने वाले छोटे मोटे मजदूर चोटी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जहां घने काले बादल छाए हुए थे और शहर पर छाया डाल रहे थे। किंगयुन पीक पर ऐसी गड़बड़ी पैदा करने वाला केवल किंगयुन पीक का एल्डर लू ही हो सकता था। वास्तव में एक जन्मजात आत्मा खजाना। लू चांगशेंग ने 9 स्वर्गों की शाही थंडर तलवार थाम रखी थी। एक हल्के से झटके के साथ बिजली चमक उठी और गड़गड़ाहट हुई, जिससे पूरा किंगयुन पीक चौंक गया। आध्यात्मिक कलाकृतियों को आध्यात्मिक कलाकृतियां, अर्जित आध्यात्मिक निधियां, जन्मजात आध्यात्मिक निधियां और अमर कलाकृतियां में वर्गीकृत किया जा सकता है। अमर कलाकृतियां वे खजाने हैं जो 6 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदायों और 4 प्रमुख दानव संप्रदायों को बनाए रखते हैं।
अपनी सैकड़ों हजारों साल की विरासत के साथ उनके पास केवल एक या दो अमर कलाकृतियां हो सकती हैं। माउंट शू के अधिकांश शिष्यों के पास आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं, जबकि माउंट शू के बुजुर्गों के पास एक या दो अर्जित आध्यात्मिक खजाने हो सकते हैं। लेकिन एक जन्मजात आत्मा खजाना? ये जादुई खजाने केवल माउंट शू के संप्रदाय नेता या माउंट शू की कुछ पुरानी विचित्रताओं के पास ही है। लू चांगशेंग ने 9 स्वर्गों की शाही थंडर तलवार की शक्ति का केवल आकस्मिक परीक्षण किया था। उसने तलवार क्यूई को भी नहीं छोड़ा था, अन्यथा किंग युन पीक को बहुत नुकसान होता। किंग युन पीक लू चांगशेंग का गुफा निवास था। वह निश्चित रूप से अपनी तलवार के परीक्षण से वहां के फूलों और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके अलावा यदि उसके द्वारा जन्मजात आत्मिक खजाना प्राप्त करने की खबर फैल जाती तो वह प्रमुख दानव संप्रदायों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। लू चांगशेंग ने तलवार म्यान में रख ली और 9 स्वर्गों की शाही थंडर तलवार शांत हो गई। इस जन्मजात आत्मा खजाने के साथ लू चांगशेंग का मानना था कि वह नवजात आत्मा क्षेत्र में लगभग अजेय था। मेरी वर्तमान साधना के साथ मैं किसी भी समय दाव महल क्षेत्र में कदम रख सकता हूं, लेकिन सावधानीपूर्वक प्रगति के लिए मुझे दाव महल खोलने से पहले अपने क्षेत्र को सुदृढ़ करना जारी रखना चाहिए। लू चांगशेंग की आत्मा जिस शरीर में प्रवेश कर गई थी उसका मूल मालिक दाव पैलेस के उद्घाटन के दौरान राक्षसी कब्जे से मर गया था। लू चांगशेंग वही गलती दोहराना नहीं चाहता था। अगले दिन लू चांगशेंग ने लिन किंगजी को बुलाया और उसे फाउंडेशन स्थापना गोली से पुरस्कृत किया। यह एक तीसरी श्रेणी का अमृत है जिसका उपयोग केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में ही किया जा सकता है। यह साधकों को उनकी नींव को मजबूत करने और उनकी रूट बोन को थोड़ा बढ़ाने में मदद करता है, जिसका मूल्य एक भाग्य के बराबर है। टिंग, आपने अपने शिष्य लिन किंगजी को तीसरे दर्जे की अमृत गोली उपहार में दी है, जिससे 500 गुना प्रतिफल मिलेगा। छठे दर्जे की अमृत आत्मा को पोषण देने वाली गोली। डिंग, आज के लिए आपके उपहार देने के प्रयासों में एक की कमी आई है। आत्मा को पोषण देने वाली गोली का उपयोग केवल नवजात आत्मा क्षेत्र में ही किया जा सकता है। यह आत्मा को पोषण देती है, नवजात आत्मा को मजबूत बनाती है और दाव पैलेस क्षेत्र में प्रवेश करते समय जोखिम को कम करती है। लू चांगशेंग को बस इसी गोली की कमी थी। इस श्रेष्ठ अमृत के साथ वह अब आत्मविश्वास से दाव पैलेस खोलना शुरू कर सकता था। हालांकि लू चांगशेंग इतना सतर्क था कि यह क्रोधित करने वाला था और वह फिर भी नहीं टूटा। अगले महीने में लू चांगशेंग ने लिन किंगजी को 4 बार शक्ति प्रवेश दीक्षा प्रदान की, जिससे उन्हें क्रमशः 2000 दिन, 1500 दिन, 3500 दिन और 5000 दिन की साधना प्राप्त हुई। इसके अलावा हर दिन लू चांगशेंग लिन किंगजी को उन खजानों से पुरस्कृत करने का एक तरीका ढूंढता था जो फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में उपयोगी थे। प्रथम श्रेणी के अमृत क्यू रिटर्निंग पिल को पुरस्कृत करते हुए बदले में उन्हें चौथे दर्जे का अमृत अर्थ स्पिरिट पिल प्राप्त हुआ। प्रथम श्रेणी के अमृत ब्लड क्यू पिल को पुरस्कृत करते हुए बदले में उन्हें तृतीय श्रेणी का अमृत स्कारलेट ब्लड पिल प्राप्त हुआ। तीसरे दर्जे का अमृत स्कारलेट ब्लड पिल को पुरस्कृत करते हुए बदले में उन्हें 5वें दर्जे का अमृत स्कारलेट ब्लड कंसोलिडेटिंग एसेंस पिल प्राप्त हुआ। उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक कलाकृति सॉफ्ट हेजहॉग कवच को पुरस्कृत करते हुए बदले में उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला अर्जित आध्यात्मिक खजाना ताई दाओइस्ट रोब प्राप्त हुआ। उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक कलाकृति गुणवत्ता कीमिया भट्ठी को पुरस्कृत करते हुए बदले में उन्हें एक निम्न गुणवत्ता वाली जन्मजात आत्मा खजाना सच्ची आग कीमिया भट्ठी प्राप्त हुई। एक साधारण पत्थर को पुरस्कृत करते हुए बदले में उसे एक आत्मा पत्थर प्राप्त हुआ। पुरस्कार स्वरूप उसे एक स्पिरिट स्टोन मिला, बदले में उसे 5वीं श्रेणी का शोधन पदार्थ स्काई क्रिस्टल स्टोन प्राप्त हुआ। मध्य श्रेणी की तलवारबाजी की गहन श्रेणी सोअरिंग क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक प्रदान की गई तथा पृथ्वी श्रेणी की श्रेष्ठ तलवारबाजी की मैरियड स्वॉर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन लौटाई गई। लू चांगशेंग ने शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर का फायदा उठाने के प्रयास में लिन किंगजी को विभिन्न वस्तुएं, अमृत गोलियों से लेकर खजाने, साधना तकनीक और यहां तक कि साधारण पत्थर भी देने की कोशिश की। जब लिन किंगजी को लू चांगशेंग द्वारा दिया गया साधारण पत्थर मिला तो उसने गंभीरता से सोचा कि क्या उसके गुरु का कोई गहरा इरादा है। यह पता लगाने में असमर्थ उसने पत्थर को स्थापित किया और हर दिन उस पर धूप चढ़ाया। प्रणाली के अपने दैनिक उपयोग के अलावा लू चांगशेंग ने ताइक्विंग वूजी तकनीक और नवर्जित पृथ्वी रैंक श्रेष्ठ तलवारबाजी मैरियड स्वॉर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन का अभ्यास किया, जिससे ताइक्विंग वूजी तकनीक और तलवार दाव की उनकी समझ गहरी हुई। किंग युन चोटी की पहाड़ी पर लिन किंगजी ध्यान कर रहे थे, टैक्सवान कौशल के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा को सावधानीपूर्वक प्रसारित कर रहे थे, गहरी और लयबद्ध सांस ले रहे थे। कभी कभी अमर हिरण, आत्मा पक्षी और आत्मा गिलहरी लिन किंगजी के चारों ओर प्रकट होते थे, जो उसके मासूम हृदय और सहज आत्मा शिरा के साथ निकटता महसूस करते थे। माउंट शू की आध्यात्मिक ऊर्जा जिया राज्य के किसी भी अन्य स्थान से अधिक समृद्ध थी। भले ही लिन किंगजी की प्रतिभा उच्च नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को एक निष्ठ ध्यान के साथ समर्पित कर दिया और लू चांगशेंग द्वारा लगातार शक्ति संचार दीक्षा करने के साथ उनकी साधना तीव्र गति से आगे बढ़ी। टैक्सवान कौशल की तीसरी परत।
लिन किंगजी ने तीसरी परत तक टैक्सवान कौशल का अभ्यास करते हुए एक व्यापक समझ हासिल की, जब अचानक उनके डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा उबलने लगी। बस 1 महीने का समय है और मैं क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में कदम रखने वाला हूं। लिन किंगजी ने अपने गुरु से सुना था कि यह डेंटियन विस्तार और क्यूई सागर के निर्माण का संकेत था। लिन किंगजी को अपनी साधना प्रगति पर विश्वास करना कठिन लगा। लियांग साम्राज्य में जहां लिन किंगजी रहते थे, क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के स्वामी या तो सम्मानित सैन्य जनरल थे या मार्शल दुनिया में व्यापक रूप से सम्मानित ढीले साधक थे। हालांकि माउंट शू में शामिल होने के केवल 1 महीने बाद लिन किंगजी पहले से ही क्यूई परिवर्तन क्षेत्र की ओर दौड़ लगा रहा था। चूंकि लिन किंगजी को 4 वर्षों में एक संकट का सामना करना था, इसलिए लू चांगशेंग ने प्रशिक्षुता के दौरान लापरवाही से नहीं सिखाया, बल्कि लिन किंगजी को उनकी सफलता के दौरान क्यूई सागर बनाने के तरीके के बारे में गंभीरता से निर्देश दिया। लिन किंगजी की सबसे बड़ी खूबी थी उसका अडिग ध्यान, जिससे वह लू चांगशेंग के सभी निर्देशों को याद रख लेता था। मैं इसे पूरा कर दिया है। अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए लिन किंगजी ने आसानी से आगे बढ़कर अपना क्यूई सागर बनाया, जिससे उनकी साधना क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच गई। बिना किसी आश्चर्य के ऐसा लगा जैसे सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित हो गया। लू चांगशेंग के गुफा निवास के अंदर उनकी दिव्य भावना किंगयुन शिखर पर छा गई और उन्होंने महसूस किया कि उनके शिष्य लिन किंगजी की आभा में बहुत वृद्धि हुई है और जिस गति से उन्होंने प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया था, वह भी तेजी से बढ़ गई। लू चांगशेंग के चेहरे पर संतोष की झलक दिखी। वास्तव में इस शिष्य की क्षमता आश्चर्यजनक थी, किसी खुरदरे जेड की तरह। यदि लू चांगशेंग को इस शिष्य का पता न चलता तो लिन किंगजी भीड़ में गायब हो जाता। केवल जब एक बोले होता है तब ही 1000 मील का घोड़ा हो सकता है। टिंग, आपका पहला शिष्य लिन किंगजी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। आपको अपने शिष्य की क्षेत्र उन्नति के लिए एक पुरस्कार मिलता है। चूंकि यह पहली बार है जब क्षेत्र अग्रिम पुरस्कार दिया गया है, इसलिए आपको एक विशेष संविधान प्राप्त होता है, जन्मजात ताओवादी शरीर। टिंग, शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर आपकी अस्थि मज्जा को साफ कर रहा है और आपके शरीर को बदल रहा है। लू चांगशेंग का शरीर गर्म हो गया, क्योंकि सभी मेरिडियन और जड़ हड्डियों में जमीन हिला देने वाले परिवर्तन हुए। लू चांगशेंग के पास अपने वरिष्ठ से शिष्य ली चांगे की तरह शाश्वत निर्जन शरीर नहीं था, केवल एक साधारण काया थी, लेकिन अब उसने जन्मजात ताओवादी शरीर प्राप्त कर लिया था। हालांकि लू चांगशेंग अभी भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि वास्तव में इन्नेट ताओइस्ट बॉडी को क्या विशेष बनाता है, केवल नाम से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह निश्चित रूप से सरल नहीं था। आह आह आह! लू चांगशेंग ने पीड़ा का भाव दिखाया जब शिष्य प्रशिक्षु सिम्युलेटर ने उस पर अस्थिशोधन और पुनर्जन्म का प्रदर्शन किया। दर्द उसकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया और उसकी चेतना का सागर, नवजात आत्मा, डेंटियन और क्यूई सागर लगभग ढह गए। इससे पहले केवल लू चांगशेंग की आत्मा में परिवर्तन हुआ था, लेकिन अब उसके शरीर का भी पुनर्जन्म हो गया था। मास्टर जी को क्या हो रहा है? गुफा के भीतर लिन किंगजी ने देखा कि लू चांगशेंग की आभा अनियमित रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी और वह चिंता में पड़ गया। अध्याय 8, दाव महल क्षेत्र में प्रवेश। हफ। काफी समय तक अस्थिशोधन और पुनर्जन्म की कठिन प्रक्रिया को झेलने के बाद लू चांगशेंग आखिरकार दृढ़ निश्चयी हो गया। वह मानो कीचड़ भरे गड्ढे से रेंगता हुआ बाहर निकला हो, सांस लेने के लिए हाँफ रहा हो, उसके अंदर की सारी अशुद्धियां बाहर निकल गई हो। जन्मजात ताओवादी शरीर में अशुद्धता का एक कण भी नहीं था और वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सहज रूप से विलीन हो गया। सचेत श्वास के बिना भी उसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके जन्मजात ताओवादी शरीर में प्रवाहित होती थी, जिससे लू चांगशेंग का अभ्यास अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता था। अपने पुनर्जन्म के बाद लू चांगशेंग को भी एक विशेष शारीरिक संरचना प्राप्त हुई। ताइकिंग वूजी तकनीक की दूसरी परत, मैंने इसे पूरी तरह से समझ लिया है। जिस साधना तकनीक ने एक बार लू चांगशेंग को उलझन में डाल दिया था, वह अब पूरी तरह से समझ में आ गई थी। यह जन्मजात ताओवादी शरीर की शक्ति है। यह जन्मजात ताओवादी शरीर बड़े भाई के शाश्वत वन्य शरीर से कमतर नहीं हो सकता। लू चांगशेंग बहुत खुश हुआ। शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर द्वारा पुरस्कृत सहज ताओवादी शरीर अमरता के मार्ग की साधना के लिए असाधारण रूप से उपयुक्त था। आसानी से लू चांगशेंग ने ताइक्विंग वूजी तकनीक की दूसरी परत को समझ लिया और तीसरी परत का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जन्मजात ताओवादी शरीर के साथ लू चांगशेंग को स्वाभाविक रूप से समझ आ गई, जिन्होंने जल्द ही ताइक्विंग वूजी तकनीक की तीसरी और चौथी परत को समझ लिया। पांचवीं परत पर लू चांगशेंग को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ताइक्विंग वूजी तकनीक की चौथी परत ताओ पैलेस क्षेत्र में भी पर्याप्त होगी। लू चांगशेंग ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी सुनने और देखने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई और उसकी दिव्य भावना और भी मजबूत हो गई। किंगयुन पीक की घास और पेड़ सब लू चांगशेंग की समझ की पहुंच में थे। जन्मजात ताओवादी शरीर, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर पहले से ही विद्यमान एक विशेष काया है, स्वयं ताओ के करीब था।
जन्मजात ताओवादी शरीर के साथ ताइक्विंग बूजी तकनीक की चौथी परत, 9 स्वर्गों की शाही थंडर तलवार और असंख्य तलवारों की मूल तलवारबाजी की वापसी के साथ लू चांगशेंग अपने क्षेत्र में अजेय था और यहां तक कि अपने स्तर से परे भी युद्ध कर सकता था। यह नवजात आत्मा को तोड़ने और दाओ पैलेस क्षेत्र में कदम रखने का समय है। लू चांगशेंग ने अपनी नींव मजबूत कर ली थी और पुनर्जन्म के परिवर्तन के साथ यह लगभग निश्चित था कि वह नवजात आत्मा क्षेत्र को तोड़ देगा। हालांकि सफलता मिलने से पहले लू चांगशेंग ने देखा कि उसका शिष्य लिन किंगजी गुफा के बाहर लकड़ी के खंभे की तरह खड़ा था और जाहिर तौर पर काफी समय से इंतजार कर रहा था। किंगजी, अब आप अंदर आ सकते हैं। हाँ। आप कितने दिनों से गुफा के बाहर इंतजार कर रहे हैं? गुरुजी, आपका शिष्य 7 दिन और 7 रातों से प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे डर था कि कहीं आपको कुछ हो न जाए, लेकिन मुझे यह भी चिंता थी कि गुफा के निवास में बीच रास्ते में प्रवेश करने से आप पागल हो जाएंगे। सचमुच मासूम का दिल। यह शिष्य यद्यपि थोड़ा भोला है, परंतु उसका स्वभाव सरल और शुद्ध है तथा उसका चरित्र भी बेदाग है। मुझे कुछ समय के लिए एकांतवास में रहना है और मैं आपके लिए शक्ति संचार दीक्षा नहीं कर पाऊंगा। आप अपना अभ्यास स्वयं जारी रखें और एक बार जब मैं एकांतवास से बाहर निकलूंगा तो मैं अपनी साधना आपको प्रदान करूंगा। हाँ। लिन किंगजी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर गुफा निवास से बाहर निकल गया। लू चांगशेंग द्वारा साधना के मार्ग पर लाए गए लिन किंगजी पहले से ही सही रास्ते पर थे। लू चांगशेंग की शक्ति संचार दीक्षा के बिना भी लिन किंगजी की साधना प्रतिदिन आगे बढ़ती रही, लेकिन स्वाभाविक रूप से लू चांगशेंग की दीक्षा के साथ उतनी तेजी से नहीं। अपनी सफलता हासिल करने से पहले लू चांगशेंग ने 6ठी कक्षा की एक अमृत गोली निकाली जिसे आत्मा पोषण गोली के नाम से जाना जाता है। इस गोली से आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती थी। यहां तक कि 6 रूढ़िवादी संप्रदायों और 4 राक्षस संप्रदायों के लिए भी 6ठी श्रेणी की अमृत गोली एक स्वर्गीय भौतिक और सांसारिक खजाना थी। लू चांगशेंग ने आत्मा को पोषण देने वाली गोली खा ली और अपने शरीर के भीतर औषधीय शक्ति को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। धमाका! जैसे ही औषधीय शक्ति उसके शरीर में प्रवेश की, वह चेतना के सागर में फैल गई, जिससे उथल-पुथल मच गई। चेतना सागर के भीतर स्वर्णिम नवजात आत्मा ने औषधीय शक्ति को अवशोषित कर लिया, उसका आभा मंडल अत्यधिक बढ़ गया तथा वह स्पष्ट रूप से विस्तारित और ठोस हो गई। लू चांगशेंग ने नवजात आत्मा क्षेत्र में अपने क्षेत्र को मजबूत करते हुए नवजात आत्मा के विकास का लाभ उठाया और बड़ी तेजी के साथ उन्होंने दाओ पैलेस खोल दिया। दानत्यन के क्यूई सागर के भीतर एक छोटी सी दुनिया निर्मित हुई थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ तराश कर बनाया गया हो, और उसके भीतर एक दाओ महल धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। दाओ पैलेस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के भीतर एक छोटी सी दुनिया बना सकता है। किंगयुन शिखर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से गुफा में प्रवेश कर गई और लू चांगशेंग के शरीर में प्रवाहित होने लगी। दाओ पैलेस क्षेत्र की स्थापना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा की आवश्यकता है और लू चांगशेंग के डेंटियन ने इसे एक वैल की तरह लालच से निगल लिया, इस हद तक कि किंगयुन पीक के आसपास के बादलों का समुद्र एक विशाल भंवर में बदल गया, जिसमें पूर्व से बैंगनी आभा आ रही थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की एक असाधारण घटना को प्रकट कर रही थी। धमाका, गड़गड़ाहट। लू चांगशेंग के डेंटियन क्यूई समुद्र में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ, जिसमें बिजली की चमक और गड़गड़ाहट की आवाजें थीं, और अशांत क्यूई समुद्र बैंगनी बादलों से भर गया था। दाओ पैलेस क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी के प्रारंभिक विकास का अनुकरण करता है, जो किसी की अपनी एक छोटी सी दुनिया खोलने के बराबर है। यद्यपि यह छोटा सा संसार विशाल ब्रह्मांड की तुलना में महत्वहीन था, अर्थात एक चींटी से भी छोटा था, फिर भी यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया थी। दाओ पैलेस क्षेत्र नवजात आत्मा क्षेत्र के समान स्तर पर नहीं है। दाओ महल क्षेत्र के बुजुर्ग माउंट शू के सच्चे स्तंभ हैं, जबकि नवजात आत्मा क्षेत्र के लोगों को केवल साधारण बुजुर्ग माना जाता है। हम माउंट शू के मुख्य शिखर पर प्रथम वरिष्ठ भाई ली चांगय ध्यान कर रहे थे, जब उन्होंने अचानक किंगयुन शिखर से बड़ी गड़बड़ी महसूस की। यह सिर्फ किंगयुन शिखर नहीं था, आसपास की चोटियों से प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा भी किंगयुन शिखर की ओर एकत्रित हो रही थी। तलवार, आओ! ली चांगय के विचार पर तलवार खोल दी गई और अगले ही पल ली चांगय किंगयुन चोटी के पास पहुंच गए और वहां स्वर्ग और पृथ्वी की असाधारण घटना को देखा। वास्तव में यह जूनियर भाई लू है जो दाओ पैलेस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। जूनियर भाई लू ने 250 वर्षों तक साधना की है और दाओ पैलेस क्षेत्र में कदम रखा है, यह वास्तव में तीव्र प्रगति है। हालांकि जूनियर भाई लू की सफलता से इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों हुई है? ली चांगय को लू चांगशेंग द्वारा सफलता के दौरान उत्पन्न की गई गड़बड़ी से झटका लगा। सामान्यतः जब माउंट शू का कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई सफलता प्राप्त करता था, तो वह अधिक से अधिक एक शिखर की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा को ही ग्रहण करता था, लेकिन लू चांगशेंग की सफलता ने आसपास के शिखरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी आकर्षित कर लिया। यहां तक कि ली चांगय, जिसके पास शाश्वत निर्जन शरीर था, ने भी जब प्रवेश किया तो ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं की।
ली चांगे को यह नहीं पता था कि लू चांगशेंग ने नवजात आत्मा क्षेत्र की 9वीं परत पर अपनी नींव मजबूत कर ली थी और साधना की एक संपत्ति जमा कर ली थी जो टूटने पर फूट पड़ी, और उसके जन्मजात ताओवादी शरीर के साथ सफलता ने अनिवार्य रूप से एक असाधारण घटना को जन्म दिया। जब तक वह सफलतापूर्वक नवजात आत्मा क्षेत्र को तोड़ देगा, लू चांगशेंग उसी स्तर पर दाओ पैलेस क्षेत्र के अन्य साधकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। यदि जूनियर भाई लू सफलतापूर्वक दाओ पैलेस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो हमारे माउंट शू में एक और दाओ पैलेस क्षेत्र की शक्ति होगी, जो बहुत अच्छी खबर है। किसी को आदेश दो कि किंगयुन चोटी के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया जाए, ताकि कोई भी जूनियर भाई लू को परेशान न कर सके। मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा करूंगा। ली चांगे अपने हृदय में माउंट शू को रखते हुए लू चांगशेंग के प्रति थोड़ी सी भी ईर्ष्या महसूस नहीं की, जिसने इस असाधारण घटना को अंजाम दिया, बल्कि इसके बजाय आश्वस्त महसूस किया। दाओ महल क्षेत्र के एक और बुजुर्ग के साथ माउंट शू की ताकत और अधिक बढ़ गई। इसके अलावा लू चांगशेंग ने अपनी सफलता के दौरान जो गड़बड़ी पैदा की थी, उसे देखते हुए उनका भविष्य का साधना स्तर सिर्फ दाओ पैलेस क्षेत्र से परे हो सकता है। दाओ महल क्षेत्र की 9वीं परत पर ली चांगे ने व्यक्तिगत रूप से रक्षक की भूमिका निभाई। जब तक दानव संप्रदायों के संप्रदाय के स्वामी या कुछ पुराने राक्षसों ने हमला नहीं किया, तब तक कोई भी लू चांगशेंग की सफलता को बाधित नहीं कर सकता था। यह असंभव था कि 4 प्रमुख दानव संप्रदायों के संप्रदाय स्वामी किंगयुन शिखर पर हमला करने का साहस करेंगे। आखिरकार यह माउंट शू था। लू चांगशेंग ने यह नहीं देखा कि ली चांगे ने पहाड़ी को रक्षक के रूप में बंद कर दिया है, क्योंकि वह पूरी तरह से अपने दाओ पैलेस की स्थापना पर केंद्रित था। समय तेजी से बीत गया और इससे पहले कि वह समझ पाता, 10 दिन बीत चुके थे। दाओ महल का निर्माण हो गया है। लू चांगशेंग ने अपने डेंटियन के भीतर दाओ पैलेस की स्थापना की। उथल पुथल भरे निर्माण के बाद दाओ पैलेस अंततः स्थापित हो गया। उन्होंने न केवल दाओ महल की स्थापना की, बल्कि उनके दांतियान और क्यूई सागर दोनों का 2 गुना विस्तार हुआ। लू चांगशेंग की साधना का स्तर दाओ पैलेस क्षेत्र की पहली परत तक पहुंच गया और वह दूसरी परत तक पहुंचने के करीब था। बड़े वरिष्ठ भाई। लू चांगशेंग को यह महसूस हुआ कि उसका वरिष्ठ भाई ली चांगे वर्तमान में उड़ती तलवार पर ध्यान कर रहा था और गुप्त रूप से 10 दिन और रातों से सुरक्षा प्रदान कर रहा था, और वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उनके बड़े भाई का चरित्र निंदनीय नहीं था। जूनियर ब्रदर लू को दाओ पैलेस क्षेत्र में कदम रखने के लिए बधाई। आपकी साधना का वर्तमान स्तर अब मेरी समझ से भी परे है, ली चांगे ने लू चांगशेंग द्वारा खोजे जाने के बाद बाहर आते हुए कहा। उसने फिर से लू चांगशेंग की ओर देखा, जो अस्तव्यस्त विस्तार की तरह स्थिर खड़ा था, जिससे उसकी साधना के स्तर को समझना मुश्किल हो गया था। अध्याय 9 मूल्यांकन कार्य। समय के साथ मजबूत आधार तैयार करने के बाद मैंने अंततः दाओ पैलेस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली है। बड़े भाई, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। अब जब आप दाओ पैलेस क्षेत्र में पहुंच गए हैं, तो हमारे माउंट शू के नियमों के अनुसार जब तक आप दाओ पैलेस क्षेत्र का मूल्यांकन पूरा करते हैं, दाओ पैलेस क्षेत्र के बुजुर्ग हर महीने अपनी साधना के लिए आवश्यक और भी अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। कृपया विस्तार से बताइए, बड़े भाई। लू चांगशेंग को पता था कि दाओ पैलेस क्षेत्र में पहुंचने वाले माउंट शू के बुजुर्गों को मूल्यांकन पास करना होगा। मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने पर दाओ महल क्षेत्र के बुजुर्ग के रूप में कोई भी व्यक्ति हर महीने माउंट शू से अधिक साधना संसाधन प्राप्त कर सकता था। वास्तव में यह योग्यतम की उत्तरजीविता थी, यहां तक कि साधना की दुनिया में भी संसाधन सीमित थे और शक्तिशाली अधिक के हकदार थे, क्योंकि दाओ पैलेस क्षेत्र के बुजुर्ग माउंट शू में अधिक योगदान दे सकते थे और नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्गों की तुलना में संप्रदाय की लंबे समय तक रक्षा कर सकते थे। एल्डर के लिए मूल्यांकन कार्य की घोषणा संप्रदाय नेता ताइयुआन द्वारा की जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ताइयुआन एकांत में था, इसलिए इसे एल्डर भाई ली चांगे द्वारा सौंपा गया। आपने धर्मनिरपेक्ष दुनिया का अनुभव किए बिना 100 साल तक माउंट शू में साधना की है। बंद दरवाजों के पीछे रहने से भटकाव हो सकता है। इस मूल्यांकन का उपयोग कुछ अनुभव प्राप्त करने के अवसर के रूप में करना अच्छा होगा। क्या आप हुआंग राज्य के बारे में जानते हैं? हुआंग राज्य सुदूर दक्षिण में स्थित है, जहां लाखों बड़े पहाड़, घने जंगल और जंगली आदिवासी भूमि है। हुआंग जनजाति और दानव जाति के क्षेत्र वहां फैले हुए हैं। इसका आकार हमारे जिया राज्य से कम नहीं है। बिल्कुल। 50 साल पहले हुआंग राज्य में उथल पुथल थी। हुआंग जनजाति और दानव जाति लगातार संघर्ष में थे, जो संभवतः हमारे जिया राज्य तक फैल सकता था। क्या आप लियांग साम्राज्य के बारे में जानते हैं? क्या आप जिया राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित लियांग साम्राज्य की बात कर रहे हैं? लियांग राज्य जिया राज्य के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले जागीरदार देशों में से एक है, जो हुआंग राज्य की सीमा से सटा हुआ है, और यह इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन के प्रभाव क्षेत्र में भी है, जो 6 रूढ़िवादी संप्रदायों में से एक है। हाल ही में हुआंग राज्य की सीमा पर इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन द्वारा स्थापित एक शाखा पर हमला किया गया था। 3 नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्ग और कई 100 शिष्य। कोई भी जीवित नहीं बचा। चूंकि यह पूछताछ अमर मंडप के क्षेत्र में है, इसलिए मामले को उनके द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए। लू चांगशेंग मन ही मन हैरान रह गया।
6 रूढ़िवादी संप्रदायों में से एक, इंक्वायरी इमोर्टल पेविलियन, हालांकि माउंट शू की तरह विरासत में उतना गहरा नहीं था, लेकिन 2 लाख सालों से अस्तित्व में था। और फिर भी किसी ने उनकी एक शाखा का नरसंहार करने की हिम्मत की। यही कारण है, लेकिन हुआंग राज्य में उथल-पुथल सिर्फ पूछताछ अमर मंडप को ही प्रभावित नहीं करती है। इसलिए उन्होंने माउंट शू से अनुरोध किया कि वे अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर हुआंग राज्य की सीमाओं पर मामले की जांच करने के लिए एक बुजुर्ग को भेजें। यह परिमंडप मास्टर और मेरी अपनी इच्छा दोनों है। बड़े भाई वास्तव में ऐसे शिष्य हैं जिन्हें संप्रदाय नेता सबसे अधिक महत्व देते हैं और उनकी दूरदर्शिता भी बहुत अच्छी है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं? यह सही है। अब जब आप दाओ पैलेस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, तो आपके लिए अनुभव प्राप्त करने का यह एक शानदार अवसर है। पूछताछ अमर मंडप 3 दाओ पैलेस क्षेत्र के बुजुर्गों को भेजेगा, जिसमें एल्डर कुम्यू टीम का नेतृत्व करेंगे। अगर मुझे सही से याद है, तो उनकी साधना दाओ पैलेस क्षेत्र के चौथे स्तर के आसपास है। इससे पता चलता है कि पूछताछ अमर मंडप इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। चौथे स्तर के दाओ पैलेस क्षेत्र के एल्डर कुम्यू टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और आप उनके साथ शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर 4 दाओ पैलेस क्षेत्र के एल्डर हैं। यह बहुत खतरनाक नहीं होना चाहिए। बेशक, यात्रा करते समय सावधानी सबसे महत्वपूर्ण है। ली चांगई ने मूल्यांकन कार्य की विषय वस्तु को संक्षेप में समझाया। लू चांगशेंग समझ गए कि इस मुद्दे को हल करने का मुख्य प्रयास पूछताछ अमर मंडप से आएगा। जहां तक उनकी अपनी भूमिका का प्रश्न है, तो वह एक पर्यवेक्षक के समान थी। जिया राज्य के अग्रणी रूढ़िवादी संप्रदाय के रूप में माउंट शू को संभावित खतरों से सावधान रहना पड़ता था। टीम का नेतृत्व करने वाले चौथे स्तर के दाओ पैलेस क्षेत्र विशेषज्ञ को किसी भी दुर्घटना को रोकना चाहिए, है ना? माउंट शू के शिष्य प्रवेश समारोह के बाद लू चांगशेंग को अभी तक कोई अन्य उपयुक्त शिष्य नहीं मिला था। यह यात्रा एक संभावित शिष्य की खोज का अवसर हो सकती है। लू चांगशेंग के पास शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर था, जो स्वचालित रूप से आसपास के उपयुक्त शिष्यों की खोज कर सकता था, जिससे उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता था। तो फिर हम कब प्रस्थान करेंगे? 10 दिनों के भीतर लियांग साम्राज्य में ज़ेन दर्रे की ओर दौड़ो। समझा? वापस लौटने के बाद हुआंग राज्य की सीमाओं पर होने वाली घटनाओं की रिपोर्ट मुझे दीजिए और आपका आकलन पूरा हो जाएगा। मूल्यांकन कार्य सौंपने के बाद ली चांगई तलवार उड़ान के माध्यम से चले गए। शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर को हाथ में लेकर लू चांगशेंग को वास्तव में माउंट शू द्वारा प्रदान किए जाने वाले मासिक वजीफे की चिंता नहीं थी। फिर भी संप्रदाय के मिशनों को पूरा करने से दुर्लभ खजाने, साधना तकनीकों और खजाना मंडप में अमृत गोलियों के बदले में अंक जमा हो सकते हैं। इसके अलावा लू चांगशेंग एक बार पहाड़ से नीचे उतरे ताकि यह देख सकें कि क्या वहां कोई स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे वे अपना शिष्य बना सकें। जाने से पहले लू चांगशेंग एक बार फिर सिस्टम को धोखा देना नहीं भूला। लू चांगशेंग ने अपने शिष्य लिन किंगजी को बुलाया और शक्ति संचार दीक्षा जारी रखी। इस बार लू चांगशेंग ने स्वर्गीय साधना के 300 दिन खर्च किए। लिन किंगजी ने वास्तव में 60 दिनों की साधना प्राप्त की और लू चांगशेंग को 80 गुना पुरस्कार मिला, जिससे उसे 4800 दिनों की स्वर्गीय साधना वापस मिल गई। लू चांगशेंग ने महसूस किया कि उनके डेंटियन के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा काफी मात्रा में बढ़ गई थी और उनका दाओ पैलेस अधिक स्थिर हो गया था। यह तीसरी श्रेणी की अमृत गोली, आत्मा वापसी गोली, आपकी आत्मा पर हमला होने के बाद आपके दाओ हृदय को मजबूत कर सकती है। मैं आपकी जान बचाने के लिए इसे आपको देता हूं, उन्होंने कहा। लू चांगशेंग ने तीसरी श्रेणी की अमृत गोली निकाली। गुरु, आपका धन्यवाद। इन पिछले दिनों में लिन किंगजी को लू चांगशेंग द्वारा विभिन्न जादुई खजाने, अमृत गोलियां और साधना तकनीकें दी गई थीं, जिससे वह उनके प्रति सुन्न हो गई थी। यदि वह पुरस्कार स्वीकार नहीं करता तो लू चांगशेंग क्रोधित हो जाता। लिन किंगजी की नज़र में उसका मालिक निस्संदेह एक अजीब व्यक्ति था। डिंग, आपने अपने शिष्य लिन किंगजी को तीसरी श्रेणी की अमृत गोली प्रदान की है और शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर से 10,000 गुना रिटर्न इनाम प्राप्त किया है। एक 7वीं श्रेणी की अमृत गोली, नो नेदर सोल गैदरिंग गोली। डिंग, आज आप जितने पुरस्कार दे सकते हैं, 7वीं कक्षा की अमृत गोली। इस बार शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर से वापसी से लू चांगशेंग भी चौंक गया था। इस बार उसने वास्तव में 7वीं श्रेणी की अमृत गोली लौटाकर 10,000 गुना इनाम प्राप्त कर लिया था। माउंट शू में भी 7वीं श्रेणी की अमृत गोली एक दुर्लभ खजाना थी। 9 अधो आत्मा एकत्रीकरण गोली, यहां तक कि दाओ महल क्षेत्र के साधकों के लिए भी, यदि उनकी आत्माओं पर आक्रमण किया गया था और वे पूरी तरह से बिखरी नहीं थीं, तो इसे लेने पर उनकी आत्मा पुनः स्थापित हो सकती थी। उन्होंने निर्देश दिया, मुझे आने वाले दिनों में पहाड़ से नीचे उतरना है। इस बीच तुम उस आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करो जो मैंने तुम्हें हस्तांतरित की है। आपका शिष्य परिश्रमपूर्वक साधना करेगा। लिन किंगजी को पता था कि लू चांगशेंग विस्तार से नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने अधिक नहीं पूछा और अपने स्वामी को ऋण चुकाने के सर्वोत्तम तरीके के रूप में खेती में गंभीर प्रयास किया।
विदा लेने के बाद लू चांगशेंग ने अपनी पीठ पर 9 स्वर्गों की शाही वज्र तलवार लाद ली और ताई ताओवादी पोशाक पहन ली और पहाड़ से उतरने के लिए तैयार हो गया। हालांकि यह मिशन आसान लग रहा था, फिर भी सावधानी के लिए लू चांगशेंग ने विभिन्न जादुई खजाने और अमृत गोलियां साथ लाईं। हुआंग राज्य का मामला, जिसने शू माउंटेन संप्रदाय और इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन, 2 रूढ़िवादी संप्रदायों का ध्यान आकर्षित किया था और सच्चाई की जांच करने के लिए 4 दाव पैलेस क्षेत्र विशेषज्ञों की आवश्यकता थी, निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। नदियों और झीलों में बहता हुआ आदमी कटने से बच नहीं सकता। लू चांगशेंग ने इस सत्य को समझा, जो बिना किसी अपवाद के किसी भी दुनिया में लागू होता है। जिया राज्य विशाल और असीम था, लेकिन लू चांगशेंग के साधना स्तर के साथ तलवार उड़ान को लियांग राज्य तक पहुंचने में केवल कुछ ही दिन लगेंगे। माउंट शू जिया राज्य के मध्य भाग में स्थित था, जबकि इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन दक्षिणी भाग में था और लियांग राज्य इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन के प्रभाव क्षेत्र में था। लू चांगशेंग के पास जो शरीर था, उसके मूल स्वामी ने कुल मिलाकर 250 वर्षों तक साधना की थी, जिनमें से अधिकांश उन्होंने माउंट शू में बिताए थे, इसलिए माउंट शू के बाहर की दुनिया की उनकी यादें सीमित थीं। पहाड़ से नीचे की इस यात्रा पर लू चांगशेंग ने माउंट शू के बाहर साधकों से संपर्क करने का अवसर लिया। थोड़े भाग्य से शायद वह 1 या 2 और असाधारण शिष्यों को अपना सके। 6 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदायों में से पूछताछ अमर मंडप शक्ति में 5वें स्थान पर है। मंडप मास्टर ने 1500 साल पहले माउंट शू का दौरा किया था और ताइवान ट्रू इमोर्टल के खिलाफ 3 मुकाबलों में हार गए थे। अध्याय 10, जब चाटुकार राज करते हैं। लू चांगशेंग ने अपनी कीमती तलवार उठाई और तलवार उड़ाने लगा। उसका दाववादी लबादा जोर से लहरा रहा था। उसकी उड़ती तलवार बादलों के समुद्र को चीरती हुई एक बहती हुई रोशनी की लकीर की तरह फैल गई, जो एक दिन में 10,000 मील तक फैली हुई थी। फिर भी जब तक लू चांगशेंग लियांग साम्राज्य के ज़ेन नान दर्रे तक पहुंचे, तब तक पूरे 5 दिन बीत चुके थे। लियांग राज्य का झेन नान दर्रा जिया राज्य और हुआंग राज्य के बीच सीमा सुरक्षा में से एक था, जिसकी सुरक्षा 3 लाख सैनिकों द्वारा की जाती थी, ताकि हुआंग राज्य की जनजातियों को लियांग राज्य पर आक्रमण करने से रोका जा सके। अचानक एक लंबी और सीधी आकृति आकाश से उतरी और झेन नान दर्रे की युद्धग्रस्त दीवारों पर उतरी। यह आकृति एक खुली तलवार जैसी थी, जो इस हद तक ध्यान आकर्षित कर रही थी कि दूसरों के लिए उसे सीधे देखना मुश्किल था। आप कौन हैं? लियांग साम्राज्य के सैनिकों ने तलवारें और भाले लहराते हुए लू चांगशेंग को घेर लिया। वे तनावग्रस्त और हाई अलर्ट पर थे। तलवार उड़ाने में सक्षम लू चांगशेंग कम से कम क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में तो पहुंच ही गए थे। लियांग साम्राज्य के साधारण कमांडर भी सिर्फ क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में ही थे। अपने हाथ की एक झप्पी से लू चांगशेंग ने धातु से बना एक चिन्ह दिखाया, जिस पर माउंट शू के लिए प्राचीन मुहर के अक्षर अंकित थे। मैं माउंट शू से एक दूत हूं। पूछताछ अमर मंडप से आए लोग कहाँ हैं? तो यह माउंट शू से एक अमर है। जल्दी करो और ज़ेन नान जनरल और जांच अमर मंडप के अमर लोगों को रिपोर्ट करो। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, माउंट शू अमर। माउंट शू टोकन को देखकर आसपास के लियांग साम्राज्य के सैनिकों ने एकमत होकर लू चांगशेंग पर ईर्ष्या भरी नजर डाली। माउंट शू शिया राज्य में रूढ़िवादी संप्रदायों में सबसे प्रमुख है। इसकी वंशावली सैकड़ों हजारों वर्षों से अधिक पुरानी है और माउंट शू के पूर्वज गुरु एक पौराणिक व्यक्ति हैं। उनकी नज़र में लू चांगशेंग अपनी अमर जैसी उपस्थिति और दाओबोन के साथ निस्संदेह स्वयं अमर थे। मैं यो तियान्नान, ज़ेन नान दर्रे का रक्षक हूं और मैं माउंट शू के एल्डर का सम्मानपूर्वक स्वागत करता हूं। एल्डर, कृपया मेरे पीछे आए। इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन के एल्डर लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। ज़ेन नान दर्रे का रक्षक एक ढीला साधक था जो गोल्डन कोर दायरे की 9वीं परत तक पहुंच गया था। मनुष्यों के लिए वह अथाह गहरा था, लेकिन माउंट शू में उसकी साधना सबसे कनिष्ठ एल्डर से भी तुलना नहीं की जा सकती थी। जहां तक माउंट शू के दाव महल क्षेत्र के बुजुर्गों का सवाल है, तो वे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें वह जीवन भर अपना आदर्श मानता रहेगा। लू चांगशेंग ने ज़ेन नान दर्रे के रक्षक का पीछा करते हुए किलेनुमा शहर में प्रवेश किया और एक शानदार हवेली में प्रवेश किया। इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन पार्टी वहां काफी समय से इंतजार कर रही थी। कुल मिलाकर लगभग 20 से ज्यादा लोग थे। उनका नेतृत्व करने वाला एक बूढ़ा आदमी था जो मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था, एक छड़ी पर टिका हुआ था। उनकी जीर्ण शीर्ण उपस्थिति के बावजूद लू चांगशेंग ने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। एल्डर कुम्यू, इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन के पिछली पीढ़ी के एल्डर, ने 800 वर्षों तक साधना की थी और पिछली बार जब उन्होंने कदम रखा था तो उन्होंने दाओ पैलेस क्षेत्र की 4थी परत की साधना का प्रदर्शन किया था। एल्डर कुम्यू के अलावा इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन में 2 अन्य एल्डर भी थे, एक पुरुष और एक महिला, दोनों के पास लंबी तलवारें थीं। वह व्यक्ति काफी सुंदर था और उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक थी। एकमात्र समस्या यह थी कि वह दूसरी महिला दाओ महल क्षेत्र साधक की ओर चापलूसी और कृपालु दृष्टि से देख रहा था। एक चाटुकार। लू चांगशेंग ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लगता है कि खेती की दुनिया में भी चाटुकारिताएं व्याप्त है। वास्तव में लोग केवल दिखावे के बारे में सोचते हैं।
लू चांगशेंग की नज़र फिर पूछताछ अमर मंडप की महिला दाव पैलेस क्षेत्र साधक पर गई और वह क्षण भर के लिए चौंक गया। सफेद कपड़े पहने इस महिला की सुंदरता बर्फ को भी मात दे रही थी। उसका कद जेड जैसा था, उसके बाल कमर तक लटक रहे थे, भौहें उसके चेहरे को दूर के पहाड़ों की तरह घेरे हुए थीं और आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह स्पष्ट और चमकदार थीं। लू चांगशेंग ने अपने पिछले जीवन में जितनी भी महिला हस्तियां देखी थीं, उनमें से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। केवल आभा के संदर्भ में ही इसमें काफी कमी थी। बिना कोई मांसपेशी हिलाए वहां खड़ी रहने से प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उसके शरीर में समाहित हो गई, जिससे वह सांसारिक दुनिया से परे एक परी की तरह दिखाई देने लगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन का पुरुष एल्डर चापलूस बन गया था। हालांकि लू चांगशेंग के पास एक जन्मजात ताओवादी शरीर था, जिससे वह आसानी से अपनी भावनाओं को दबा सकता था। वह बस एक पल के लिए अचंभित था, फिर उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। बस एक क्षणभंगुर उदाहरण और लू चांगशेंग की अभिव्यक्ति शांत थी। मेरा नाम लू चांगशेंग है, मैं ताइयुआन सच्चे अमर का शिष्य हूँ। अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मैं आप सभी की सहायता करने आया हूँ। पूछताछ अमर मंडप की महिला दाव पैलेस क्षेत्र साधक थोड़ा चौंक गई। यह पहली बार था जब किसी पुरुष साधक ने उसे देखा था और उसके चेहरे पर एक भावशून्यता बनी रही थी। उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह उसका अंतर्ज्ञान था। पूछताछ अमर मंडप से दाव महल क्षेत्र के युवा बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लू चांगशेंग, अगर मुझे सही से याद है तो वह पैतृक मास्टर ताइयुआन द्वारा भर्ती किया गया अंतिम प्रत्यक्ष शिष्य था, जिसने सिर्फ एक सदी पहले नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक दाव महल क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं? यह मिशन कोई मामूली बात नहीं है, हमें रोको मत। ऐसा लग रहा था कि वरिष्ठ भाई ने अभी तक पूछताछ अमर मंडप को दाव पैलेस क्षेत्र में अपनी सफलता के बारे में सूचित नहीं किया था। या फिर क्या यह बात थी कि वरिष्ठ भाई ने जानबूझकर अपनी साधना को छुपाया था? आखिरकार दूसरे पक्ष को अपनी क्षमताओं के बारे में जितना कम पता होगा, वह उतना ही सुरक्षित रहेगा। पूछताछ अमर मंडप में होना माउंट शू में होने जैसा नहीं था। लू चांगशेंग शायद पूर्व में पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। यह सोचते हुए लू चांगशेंग ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से आह भरी, अफसोस, मेरी साधना गहन नहीं है। पलक झपकते ही 100 वर्ष बीत गए और अब मेरी साधना केवल नवजात आत्मा क्षेत्र की 9वीं परत पर है। दाव महल क्षेत्र के चापलूस बुजुर्ग ने एक अभिव्यक्ति प्रकट की, जैसे कि कह रहे हों, ऐसा ही है, एक बार जब हम हुआंग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे तो आप हमारे शिष्यों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लुओफेंग, असभ्य मत बनो। ली चांगे ने एल्डर लू को हमारी सहायता करने के लिए व्यवस्था की है और इसके पीछे कोई गहरा अर्थ होना चाहिए, एल्डर कुम्यू ने चापलूस दाव पैलेस रियल्म एल्डर को डांटते हुए कहा। ली चांगे की प्रतिष्ठा 6 रूढ़िवादी संप्रदायों और 4 दानव संप्रदायों के बुजुर्गों की युवा पीढ़ी के बीच प्रसिद्ध थी। 500 वर्षों तक साधना करने के बाद ली चांगे पहले ही ताओ महल क्षेत्र की 9वीं परत तक पहुंच चुके थे, जबकि एल्डर कुम्यू 800 वर्षों की साधना के बावजूद केवल 4थी परत पर थे और अनिश्चित थे कि क्या वे अपने शेष वर्षों में 5वीं परत तक पहुंच पाएंगे। बुजुर्ग कुम्यू ने ली चांगे की लगभग पूजा की, जो उनसे उम्र में छोटे थे लेकिन साधना में अधिक उन्नत थे। उन्हें विश्वास था कि उनके द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। 250 साल की साधना के बाद मैं नवजात आत्मा क्षेत्र की केवल 9वीं परत पर हूं, शायद जीवन भर के लिए वहीं अटका रहूंगा। इस उम्र में मैं पहले ही दाव महल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं। ऐसा लगता है कि माउंट शू कुछ खास नहीं है, लुओफेंग ने खारिज करते हुए कहा। वह लू चांगशेंग को नीचा दिखाने और दाव पैलेस क्षेत्र की एक महिला एल्डर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी खुद की प्रतिभा को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। दयनीय, चापलूस, सारी चापलूसी के बावजूद अंत में कुछ नहीं मिलता। लू चांगशेंग ने मन ही मन खुद से कहा, लुओफेंग को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। उसने पहले भी ऐसे कई लोगों को देखा था। एल्डर कुम्यू ने हल्के से खांसते हुए कहा, ये दोनों इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन के एल्डर हैं और हमारे पेवेलियन मास्टर लुओफेंग और जिया निंगक्सू के 2 शिष्य भी हैं। लुओफेंग ने अपनी बाहें पार की और ठंडी सांस ली। हालांकि जिया निंगजू नामक दाव महल क्षेत्र के बुजुर्ग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। पूछताछ अमर मंडप दाव पैलेस दायरे की 4थी परत के एक बुजुर्ग और मंडप मास्टर के 2 प्रत्यक्ष शिष्यों को भेजा। लू चांगशेंग ने उपस्थित लोगों पर नजर डाली। 3 दाव पैलेस क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के अलावा वहां नवजात आत्मा और स्वर्णकोर क्षेत्र से 20 से अधिक बुजुर्ग या आंतरिक संप्रदाय शिष्य मौजूद थे। इन 20 कुछ लोगों के प्रशिक्षण स्तर के साथ यह समूह लगभग एक राष्ट्र विनाशक दस्ते जैसा था। यह तथ्य कि इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन ने हुआंग राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह की एक लाइनअप भेजी थी, यह दर्शाता है कि मुद्दा संभवतः सरल नहीं था। टिंग, सिस्टम आपके शिष्य बनने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश कर रहा है। एक मिल गया है। जब लू चांगशेंग विचार कर रहा था तो शिष्य प्रशिक्षु सिम्युलेटर की ठंडी आवाज उसकी चेतना के सागर में गूंज उठी। ओह, क्या आसपास कोई शिष्य के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है? लू चांगशेंग एक बार फिर अचंभित रह गया।
उन्होंने माउंट शू छोड़ने के तुरंत बाद एक उपयुक्त शिष्य मिलने की उम्मीद नहीं की थी। टिंग, सिस्टम ने जिस शिष्य उम्मीदवार की पहचान की है उसका नाम जिया निंगजियो है। लू चांगशेंग दंग रह गया। यह सही नहीं था। क्या वह परिमंडप मास्टर की प्रत्यक्ष शिष्या नहीं थी? क्या उसे किसी अन्य संस्थान से लोगों को लाना था? लू चांगशेंग ने जिया निंगजू की ओर देखा और जैसे ही उसके चेतना सागर में शिष्य प्रशिक्षु सिम्युलेटर चमकदार सुनहरे प्रकाश में फटा, वह देख सकता था कि उसकी योग्यता उसके वरिष्ठ भाई से कम नहीं थी। लेकिन वह ऐसे व्यक्ति को अपना शिष्य कैसे बना सकता था?